प्रिय विद्यार्थियों, मैं रेखा वैष्णव आज आपको हिंदी व्याकरण का टॉपिक वाक्य विचार पढ़ाने वाली हूँ। इस चैप्टर में हम वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग और वाक्य के भेद के बारे में पढ़ेंगे। अपने मन की बात, भाव या विचार को दूसरे तक पहुँचाने के लिए हम वाक्य का प्रयोग करते हैं। जैसे हे रहे बच्चे खेल, यहाँ पर वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनका व्यवस्थित क्रम नहीं है, ये वाक्य नहीं है। पर बच्चे खेल रहे हैं, ये एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित है, इसलिए ये क्या है, वाक्य है और इससे हमें अर्थ भी पता लग रहा है। दर्जी कपड़े सिल रहा है, इस वाक्य में दर्जी क्या है, आपका कर्ता है, कपड़े क्या है, आपका कर्म है और सिल रहा है क्या, आपका क्रिया है। तो यहाँ पर शब्दों को एक क्रमबद्ध रूप में जमाया गया है, इसलिए इसे वाक्य कहा गया है। तो वाक्य क्या हुआ? वाक्य एक ऐसा सार्थक एवं व्यवस्थित शब्द समूह जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं, वाक्य कहलाते हैं। जो किसी भाव या विचार को पूरी तरह से व्यक्त कर सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब वाक्य के अंग, वाक्य की रचना दो अंगों से मिलकर होती है, उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं? उद्देश्य वाक्य का वह भाग होता है जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा या बताया जा रहा है, मतलब वाक्य का वह अंश जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। जैसे मोहन खेल रहा है, तो यहाँ पर मोहन के बारे में कहा जा रहा है, तो मोहन क्या हो जाएगा, आपका उद्देश्य हो जाएगा, क्योंकि मोहन के बारे में बात की जा रही है। पिताजी कल इलाहाबाद जाएंगे, इस वाक्य में किसके बारे में बात की जा रही है, पिताजी के बारे में बात की जा रही है, तो पिताजी क्या हो जाएंगे, आपके उद्देश्य। अब बात करते हैं हम विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, मतलब उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वह क्या कहलाता है, आपका विधेय कहलाता है। जैसे मोहन खेल रहा है, अब यहाँ मोहन के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वह खेल रहा है, तो खेल रहा है क्या होगा, आपका विधेय, और मोहन क्या हो गया, आपका उद्देश्य। पिताजी कल इलाहाबाद जाएंगे, अब पिताजी के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वह कल इलाहाबाद जाएंगे, तो कल इलाहाबाद जाएंगे आपका विधेय हो जाएगा और पिताजी आपका उद्देश्य हो जाएगा। मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है वो आपका उद्देश्य हो गया, यानी पिताजी के बारे में बात की जा रही है तो पिताजी क्या हो गया, आपका उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो क्या हो जाए, आपका विधेय। कल इलाहाबाद जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका विधेय। अब बात करते हैं वाक्य के भेद की। वाक्य के भेदों को दो भागों में बांटा गया है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। सबसे पहले हम वाक्य के भेद को अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद बताए गए हैं। सबसे पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा विस्मयवाचक या विस्मयादिबोधक वाक्य, पांचवा संदेहवाचक वाक्य, छठा आज्ञावाचक वाक्य, सातवां संकेतवाचक वाक्य और आठवां इच्छावाचक वाक्य। सबसे पहले हम विधानवाचक वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। जिस वाक्य में क्रिया के होने या ना होने की स्थिति या अवस्था का बोध कराने वाला कथन हो, यानी जिस वाक्य में यह बताया जाए कि क्रिया कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, कब हो रही है और कितनी क्रिया हो गई है,
उस वाक्य को विधानवाचक वाक्य कहते हैं, या जिन वाक्यों का सामान्य कथन होता है उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य पूर्व में उदय हो रहा है, तो यहाँ पर जो सूर्य की क्रिया बताई जा रही है वो क्या हो रहा है, पूर्व में उदय हो रहा है। तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा आपका, विधानवाचक वाक्य। नंबर 2, निषेधवाचक वाक्य, यानी जिन वाक्यों में कथन को नकारा जाता है, मतलब जिन वाक्यों में क्रिया के होने का यानी कि कार्य के होने का निषेध किया जाए, निषेध मतलब कार्य के होने का मना किया जाए, अथवा जिस वाक्य में कार्य के न करने या न होने का पता चलता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। यानी नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं, जिसमें कार्य के न करने का बोध हो। जैसे ब्रिजेश आज विद्यालय नहीं जाएगा, तो ये कौन सा वाक्य आपका, निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है या प्रश्न पूछने का एहसास होता है, अथवा जिस वाक्य से यह पता चलता है कि किसी से कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में वक्ता कोई प्रश्न पूछता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मामा जी कब आएंगे, तो यहाँ पर कौन सा वाक्य हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है और वाक्य के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है, इसलिए कौन सा वाक्य हो जाएगा आपका, प्रश्नवाचक वाक्य। अगला है आपका विस्मयवाचक या विस्मयादिबोधक वाक्य। जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा तथा क्रोध आदि का भाव प्रकट होता है उसे विस्मयवाचक या विस्मयादिबोधक वाक्य कहा जाता है। जैसे वह कितना सुंदर फूल है, जो वह शब्द है वो विस्मयादिबोधक शब्द है, इसलिए ये विस्मयवाचक वाक्य कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट इज संदेहवाचक वाक्य। संदेह मतलब शंका। जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह या शंका प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। जिन वाक्यों में वक्ता संदेह का या शंका का भाव प्रकट करता है उसे हम संदेहवाचक या संभावनार्थक वाक्य भी कहते हैं। जैसे शायद इस वर्ष सर्दी लंबी पड़ेगी, तो यहाँ पर हम संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि शायद सर्दी तेज पड़ जाए इस बार या ना भी पड़े, तो यहाँ पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है, शंका व्यक्त की जा रही है, इसलिए ये कौन सा वाक्य हो जाएगा आपका, संदेहवाचक वाक्य। अगला है आपका आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य। इसे हम आज्ञार्थक भी बोल सकते हैं और आज्ञावाचक वाक्य भी बोल सकते हैं। जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना, आदेश, निवेदन आदि का भाव प्रकट होता है उसे हम आज्ञावाचक वाक्य बोलते हैं या फिर आज्ञार्थक वाक्य बोला जाता है। जैसे अंदर कमरे में बैठकर पढ़ाई कीजिए, तो यहाँ पे आपको आज्ञा दी जा रही है कि आपको अंदर कमरे में बैठकर पढ़ाई करनी है, इसलिए कौन सा वाक्य हो जाएगा आपका, आज्ञार्थक वाक्य। अगला है आपका संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी शर्त के आधार पर किसी कार्य के होने का ज्ञान हो, अथवा जिस वाक्य से ये पता चला कि कार्य होने के पीछे कोई शर्त है, तो उसे संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। यानी जिन वाक्यों में किसी न किसी शर्त को पूरा किया जाता है उन्हें संकेतार्थक या संकेतवाचक या शर्तबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि माँ कहेगी तो मैं घूमने जाऊंगा, तो ये कौन सा वाक्य हो गया,
संकेतवाचक। अगला है आपका इच्छावाचक। इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य में इच्छा या कामना का भाव प्रकट हो उसे इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य कहा जाता है। यानी जिन वाक्यों में वक्ता अपने लिए या किसी दूसरे के लिए इच्छा व्यक्त करता है उसे हम इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। यानी किसी को आशीर्वाद देना तो ये इच्छावाचक वाक्य कहलाएगा। जैसे ईश्वर तुम्हें सफलता दे, तो ये कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य। चलिए बगीचे में बैठिए, तो ये आपके वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? इच्छावाचक वाक्य। काश मैं भी हिमालय घूमने जाता, तो इस वाक्य में वो अपनी इच्छा को जता रहा है, काश मैं भी हिमालय घूमने जा पाता। तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा आपका? इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य। अब हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे। अभी हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद पढ़े। अब रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, चलिए पढ़ते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सबसे पहले हम बात करेंगे सरल वाक्य। जिस वाक्य में कर्ता एक या अनेक होते हैं किंतु एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। यानी जिसमें केवल एक ही क्रिया की जाती है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि हम बात करें कि बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पर एक ही क्रिया हो रही है, खेलना। कौन सा वाक्य हो जाएगा? सरल वाक्य। राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए हैं। अब यहाँ पर कर्ता तो बहुत सारे हैं पर क्रिया कितनी हो रही है? एक। कर्ता बहुत सारे पर क्रिया कितनी हो रही है? एक। तो वाक्य कौन सा कहा जाएगा? सरल वाक्य। यानी जिन वाक्यों में क्रिया एक ही होती है वह आपके सरल वाक्य कहलाते हैं। नंबर 2, संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में समान स्तर के 2 उपवाक्यों यानी समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जो जुड़े रहते हैं उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी जो समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा जुड़े रहते हैं उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिन वाक्य में समान स्तर के 2 उपवाक्य समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी कि वहाँ पर 2 वाक्य होते हैं। जैसे श्रीधर ढोलक बजा रहा है और राजधर गीत गा रहा है, तो श्रीधर ढोलक बजा रहा है और राजधर गीत गा रहा है, ये एक समुच्चय बोधक शब्द के द्वारा जुड़ा गया है। वो समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है? और। तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा आपका? संयुक्त वाक्य, क्योंकि इसे एक समुच्चय बोधक शब्द के द्वारा जोड़ा गया है। मैं थका हुआ था इसलिए जल्दी ही सो गया। मैं थका हुआ था, जल्दी ही सो गया, ये एक समुच्चय बोधक शब्द इसलिए द्वारा जोड़ा गया है। तो इसलिए कौन सा वाक्य हो जाएगा आपका? संयुक्त वाक्य। नंबर 3 है आपका मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है और वे दोनों समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े हुए होते हैं उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। उपवाक्य मतलब क्या होता है कि उपवाक्य सरल वाक्य दोनों में कोई अंतर नहीं होता, पर यदि वह वाक्य जटिल वाक्य में आ जाता है, यदि वह जटिल वाक्य में आ जाता है या जटिल मतलब कठिन कठिन वाक्य में आ जाता है तो वो सरल वाक्य ही उपवाक्य कहलाता है। ठीक है, वो सरल वाक्य ही क्या कहलाएगा? आपका उपवाक्य। उसी उपवाक्य के 2 भेद बताए गए हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। ठीक है, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। मेरे पास एक कार है जो रिमोट से
चलती है। मेरे पास एक कार है, ये क्या हो जाएगा आपका प्रधान उपवाक्य। और जो रिमोट से चलती है ये क्या हो जाएगा आपका आश्रित उपवाक्य। ठीक है। मुझे डर था कि वह मुझे धोखा न दे। मुझे डर था, ये क्या हो जाएगा आपका प्रधान उपवाक्य। वह मुझे धोखा ना दे दे, ये क्या हो गया आपका आश्रित उपवाक्य। तो आज हमने वाक्य के अंग के बारे में पढ़ा। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इसके बाद हमने वाक्य के भेदों के बारे में पढ़ा। वाक्य के भेदों को दो भागों में बांटा गया है, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद बताए गए हैं। धन्यवाद।